हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल CSI नेट लाइफ साइंस। और जैसा कि हम लोगों की 23 ईयर्स की PYQ की सीरीज़ चल रही है, तो आप लोग में से जिसके टॉपिक कवर हो गए हों वो इस चैनल के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है, अगर उन्हें डायरेक्टली डाउनलोड करना तो वो चैनल से कर सकते हैं, नहीं करना तो इस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है सेल बायोलॉजी, और जो कि है यूनिट 2। और इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। तो आज जो है वो पार्ट 1 अपलोड हो रहा है और नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है जून 2001 का। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि फॉर एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए क्या क्या पॉइंट आप कंसीडर करोगे। तो पहली बात, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, और सैचुरेटेड वो जिसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, अब क्या बात कर रही है कि मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीज बाय द लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन टेल एंड इंक्रीज बाय द डिग्री ऑफ द अनसैचुरेशन। मतलब वो कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन टेल एंड इंक्रीज बाय द डिग्री ऑफ द अनसैचुरेशन। तो देखो, यहाँ तक तो ये बात ठीक है कि इंक्रीज होगा लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन टेल, लेकिन ये जो है स्टेटमेंट आगे का, इसकी वजह से ये ऑप्शन हो जाता है गलत, क्योंकि अनसैचुरेशन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इज अ डिक्रीज बाय द लेंथ ऑफ द। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, डिक्रीज, तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे फिर से गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीज बाय द लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन टेल। हाँ ठीक है, एंड इट इज डिक्रीज बाय द डिग्री ऑफ द अनसैचुरेशन। हाँ, ये बात भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, 3 और 4 और पढ़ लेते। मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीज, तो ये भी यहाँ पे गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर वहाँ पे क्या होगा आपका 3। अब देखो, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या होती कि जो आपकी मेम्ब्रेन कैसी बनी होती, लिपिड बाय लेयर की होती। ठीक है, सबको पता है ये बात। अब उसमें कुछ फ्लूइडिटी होती। ठीक है, लेकिन ये जो फ्लूइडिटी होती है वो दो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है, लेकिन मेनली क्या बात पर डिपेंड करती कि अगर लेंथ ऑफ फैटी एसिड्स बढ़ेगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मतलब। ठीक है, और अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ेगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब घटेगा। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने। इसके अलावा भी क्या बात है जिन पे वो स्टेबिलिटी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिपेंड करती, जैसे कि सिस और ट्रांसफॉर्म में भी सिस फॉर्म है अनसैचुरेशन में, कि ट्रांसफॉर्म है, इस पर भी डिपेंड करती। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करती। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिपेंड करती है, लेकिन मेनली जो 2 फैक्टर हैं वो यही है, लेंथ ऑफ अ फैटी एसिड और अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ द अनसैचुरेशन। तो उसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा आपका, कम होगा। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर नंबर ठीक हुआ वो कौन सा सही हुआ, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2002 का। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी नीडेड इन अ प्रोटीन टू बी एन इंस्ट्रिंसिंग इन इन अ मेम्ब्रेन इज, क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाईली असेंबल्ड और द लीनियर। तो सबसे पहले तो ये तो सबको आ जाएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, फिर भी आप एक बार डायग्राम देखिए। देखिए, ये आपकी लिपिड बायलेयर, ये आपकी लिपिड बायलेयर। अब ये बात सबको पता कि जो हेड होता वो कैसा होता, हेड होता आपका हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और टेल कैसी होती, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, उसके बाद जो ये ऊपर प्रोटीन, जो ये कार्बोहाइड्रेट चेंज हैं, कुछ प्रोटीन ऊपर अटैच रहते हैं, कुछ इनमें बीच में तक जाके अटैच होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, है ना। और ये सारे कैसे हैं, आपके सरफेस प्रोटीन है। और कुछ केवल एक्सटर्नली अटैच होंगे, कुछ इंटरनली अटैच होंगे, और ये जो पूरे बाइलेयर को क्रॉस करेंगे वो हो गए इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब उसमें ये पूछ रहे हैं कि इंटरेक्शन कैसा होगा उसका।
तो देखो, अगर सिर्फ हाइड्रोफिलिक होगा तो हेड तक ही रह पाएगा ये प्रोटीन, क्योंकि टेल तो उसकी कैसी है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और लीनियर और हाईली असेंबल, तो ये 3 ऑप्शन तो नहीं हो पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक रीजन ही ज़्यादा होगा, और क्योंकि प्रोटीन कैसा है आपका, इंस्ट्रिंसिक है, ठीक है, इंटीग्रल है प्रोटीन। तो ऑब्वियसली उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए हाइड्रोफोबिसिटी की। अगर हाइड्रोफोबिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्या होगा, वो केवल इतने पार्ट में ही रह पाएगा, जो इसका हाइड्रोफिलिक रीजन है वहीं तक रह पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट हुआ आपका 2। एक बार आंसर नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेंज इन फ्लूइडिटी ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में चेंज क्यों होता है, इसका आंसर अब आप लोग दोगे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 1 में भी दिया गया, ठीक है। तो जिसको इसका आंसर आता है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका आंसर लिखिए। और तो क्या आंसर होगा इसका, चेंज इन अ सैचुरेशन लेवल, प्रोटीन कॉन्फ़िगरेशन, कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन और द टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका रियल आंसर क्या होगा, 1 होगा इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर जो होगा। क्योंकि क्या होता है, देखो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एक तो पता चल गया लेंथ ऑफ फैटी एसिड्स पे डिपेंड करती, ठीक है। अब उसके बाद अगर सैचुरेटेड कार्बन है तो वहाँ पे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है वो लेस फ्लूइड होगी, ठीक है। मेम्ब्रेन कैसी होगी, लेस फ्लूइड होगी। लेकिन वहाँ पे अनसैचुरेशन कार्बन है, अगर अनसैचुरेशन बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड है उधर पे, तो क्या होगा, मेम्ब्रेन जो होगी वो हाईली फ्लूइडेड होती जाएगी। तो फ्लूइडिटी की बात कर रहे हैं, चेंज इन फ्लूइडिटी की, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लांट ग्रोइंग इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट जनरली हैव, कैसे, देखो अब वही बात आ गई कि जहाँ सैचुरेटेड कार्बन ज़्यादा होंगे वहाँ पे मेम्ब्रेन कैसी होगी, लेस फ्लूइड। जहाँ पे अनसैचुरेटेड कार्बन ज़्यादा होंगे वहाँ पे मेम्ब्रेन कैसी होगी, हाईली फ्लूइड, ठीक है। अब बात क्या हो रही है कि कोल्ड इन्वायरमेंट में, कोल्ड इन्वायरमेंट में प्लांट को रहना, इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, कम या ज़्यादा। तो टेम्परेचर होगा वहाँ पे, टेम्परेचर इज़ वेरी लो। अब अगर टेम्परेचर भी कम है और वहाँ पे हम लोग क्या करें, सैचुरेटेड कार्बन ज़्यादा कर दें, तो मेम्ब्रेन और मतलब लेस फ्लूइड हो जाएगी। एक तो टेम्परेचर कम है, ऊपर से फ्लूइडिटी भी कम कर दोगे, तो क्या होगा, सेल तो फ्रीज हो जाएगी, जेल जैसी हो जाएगी, हो सकता सेल डाई भी हो जाए। लेकिन क्योंकि उसे सरवाइव करना कोल्ड इन्वायरमेंट में, तो क्या होगा, अनसैचुरेशन कार्बन की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए, तो क्या जिससे क्या होगा, फ्लूइडिटी बनी रहेगी, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 3। वैसे तो लॉन्ग फैटी एसिड चेन भी ठीक है, नहीं लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स तो ये तो फिर बढ़ा देगी टेम्परेचर, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 3 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ग्लाइको कॉन्जुगेटेड ऑन अ प्रोटीन ऑन ऑर्गेनिल इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स। तो ये पूछे कि ग्लाइको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होंगे वो किसी ऑर्गेनेल की इंट्रासेलुलर में किस तरफ किस साइड्स ज़्यादा होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ल्यूमिन साइड्स पे होंगे। इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर 2। क्योंकि जो ग्लाइकोप्रोटीन या जो कार्बोहाइड्रेट्स जो चेन्स होती वो मेनली कहाँ होती, मेम्ब्रेन के आउटर साइड्स पे, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेम्ब्रेन रीसीलिंग ऑफ द रप्चर्ड बायोमेम्ब्रेन इन एक्वस एनवायरनमेंट।
आप क्या बात कर रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि मान लो कोई एक सेल है, उसे आपने रखा एक्वस एनवायरनमेंट में। ये आपका एक्वस एनवायरनमेंट हो गया। अब ये मान लो मेम्ब्रेन आपने रप्चर कर दी, तो ये पूछे कि इसमें आपका जो फोर्स काम करेगा बाद में, वो कौन सा फोर्स काम करेगा। ठीक है, रीसीलिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोफोबिक फोर्स बिटवीन द मेम्ब्रेन लिपिड, सेकंड इज कोवैलेंट फोर्स बिटवीन द मेम्ब्रेन लिपिड, एंड द फोर्स बिटवीन द प्रोटीन एंड लिपिड, एंड द आयनिक इंटरैक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन लिपिड। तो देखो, आयनिक तो होना नहीं चाहिए, ना ही कोवैलेंट फोर्स होना चाहिए। फोर्स बिटवीन द प्रोटीन एंड लिपिड, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोफोबिक फोर्स। क्यों? मेम्ब्रेन लिपिड, तो पहले लिपिड की लेयर तो बनी, उसके बाद प्रोटीन का एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या होगा, जैसे आपने किसी सेल को एक्वस इन्वायरमेंट में रखा, अगर मान लो वो रप्चर है तो क्या होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लिपिड होता है उसका हेड तो है कैसा, हाइड्रोफिलिक, और ये है उसका हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो क्या होगा, बाहर कैसा है इन्वायरमेंट, एक्वस। ठीक है, एक्वस इन्वायरमेंट है बाहर, तो वाटर कैसा होता, हाइड्रोफिलिक होता। तो हेड हेड सारे एग्रीगेट हो जाएंगे और टेल सारी अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा, आपका हाइड्रोफोबिक फोर्स। करेक्ट आंसर है इसका 1। तो ये देखो, यहाँ पे ये हाइड्रोफिलिक 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 है, और ये हाइड्रोफोबिक फोर्स की वजह से इन्हें हाइड्रोफोबिक रीजन क्रिएट कर लिया, इसकी वजह से ये क्या बन गया, लिपोसोम बन गया। अब दो बातें क्या याद रखने की हैं, कि अगर यही मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन से एक वेसिकल बनाते तो उसे हम लोग क्या बोलते, मिशेल बोलते। लेकिन अगर ये डबल लेयर बन रही तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइपोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which lipid is found exclusively on one face of the membrane। कौन सा ऐसा लिपिड है जो एक एक फेस पे ज़्यादा पाया जाता है। देखो, पाया तो वैसे थोड़ा बहुत आपका कोलेस्ट्रॉल भी आउटर लीफलेट इनर लीफलेट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता, लेकिन मेनली पूछ रहा है जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लें कि ये आउटर मेम्ब्रेन है या इनर मेम्ब्रेन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2, स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, और अगर इनर मेम्ब्रेन की वो बात करते तो कौन सा आता वहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन की अगर वो बात करते तो वहाँ पे आंसर आता सेरीन, है ना, फॉस्फेटाइज्ड सेरीन, पीएस। इस और बाहर की बात कर रहे हो तो कौन सा आ रहा, स्फिंगोमाइलिन। वैसे तो ये इस कोलिन भी है, लेकिन उसका ऑप्शन नहीं था वहाँ पे। जब कोलेस्ट्रॉल है तो ये कैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों साइड, देखो, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो करेक्ट आंसर वहाँ पे बनेगा वो बनेगा आपका स्फिंगोमाइलिन। और ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और हर बार बन जाते, कभी भी इस बार भी हो सकता बन जाए। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि किसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज मॉडल सिस्टम फॉर द लिसिडेशन ऑफ द लिपिड बायलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कौन सेल मॉडल के लिए और जो लिपिड बायलेयर की स्टडी की थी और जिनका एलैबोरेशन किया था, उसके लिए किस सेल को लिया गया था, क्या बैक्टीरियल सेल, वायरस, आरबीसी और द किडनी। तो आंसर इज आरबीसी, क्योंकि उसमें क्या, न्यूक्लियस तो होता नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता तो प्लाज्मा लेयर की स्टडी आराम से कर सकते, कोई सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। लेकिन बैक्टीरियल सेल, वायरस सेल और किडनी सेल में क्या होता, सब में अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनेल होते हैं, तो सही से स्टडी करने के लिए आरबीसी ली जाती। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द माइलिन शीट सराउंडिंग द नर्व सेल इज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्फिंगोमाइलिन। ये तो नर्वस सिस्टम में ही पड़ा होगा,
ये स्फिंगोमाइलिन ही होता है जो क्या करता, माइलिन शीट के चारों नर्व सेल में रहता, ठीक है। और बाकी ये तो पता ही है, ये इनर लीफलेट में ज़्यादा रहता, कोलाइन आउट बाहर वाली लीफलेट में ज़्यादा रहता। ये स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर है। और ये एक चार्ट है जिससे आपको मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कौन से ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की कैटेगरी के अंदर, कौन से फॉस्फोलिपिड की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, कौन से ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर आ रहे हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं कि कौन सी कैटेगरी से कौन सा जो प्रोटीन या लिपिड्स हैं वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you are studying a binding of a protein to the cytoplasmic phase of the cultured liver cell, and you have found a method that gives a good yield of the inside out vesicle from the plasma membrane. Unfortunately your preparation are contaminated, ठीक है, and variable amount of the right side out vesicle. Nothing, you have tried to avoid the contamination, so somebody suggests that the pass the vesicle over the affinity column made of the lectin coupled Sepharose beads. What is the rational of the suggestion? तो क्या कह रहे हैं कि आप मान लीजिए आप किसी प्रोटीन पे काम कर रहे थे, लिवर सेल की, आपने लिवर सेल को कल्चर किया लेकिन वो कैसी हो गई, कंटेमिनेटेड हो गई। आपके पास अब दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप उसको दोबारा से ग्रो कराओ कल्चर में। तो किसी ने सजेशन किया कि आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से आप सेपरेट कर लो इन वेसिकल को, ठीक है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर देखना। तो सबसे पहले तो इसके लिए ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है जब आरबीसी को या किसी भी सेल को आप एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, क्या होगा, हाइपो, ठीक है, मतलब जहाँ पे सॉल्यूशन बाहर कम है, अंदर अब सेल के अंदर तो ज़्यादा है, तो क्या होगा, आरबीसी सॉइल हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब आरबीसी के ऊपर क्या होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होंगे, चेन इसकी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो अब जब ये रप्चर हुई तो क्या हुआ कि ऐसे ये रप्चर हो गई और ये इनकी कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच है मेम्ब्रेन पे, ठीक है। उसके बाद जब ये दोबारा वेसिकल बनी तो दो टाइप की वेसिकल्स बन रही, कौन कौन सी, एक तो आपकी ROV और एक IOV। ROV मतलब राइट साइड आउट वेसिकल और IOV मतलब इनसाइड आउट वेसिकल। ROV में क्या होता है कि जो वेसिकल बनी उसमें बाहर साइड कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच है, लेकिन जो IOV बनी उसमें ये जो चेन्स हैं वो अंदर की साइड फोल्ड हो गई, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं हम लोग, इनसाइड आउट वेसिकल, ठीक है। तो काम तो उसको ROV पे करना, तो किसी ने कहा कि आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से इसको सेपरेट कर लो। तो क्या होगा जब ये दोनों टाइप की वेसिकल्स एफिनिटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करेंगे, और उसमें भी क्या होना चाहिए अंदर, लेक्टिन कपल्ड सिफरोज बीड्स, ठीक है। तो लेक्टिन क्या करता है, लेक्टिन का काम क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट से बाइंड हो जाता जल्दी से। तो अब ये बताइए आप लोग कि कार्बोहाइड्रेट इसमें कहाँ प्रेजेंट होगा, ROV में प्रेजेंट होगा या IOV में प्रेजेंट होगा। तो ऑब्वियसली ROV में प्रेजेंट होगा कार्बोहाइड्रेट बाहर की साइड, क्योंकि इसमें जो फोल्डिंग हुई थी उसमें बाहर के साइड्स रह गई थी अटैच चेन, और IOV में सब अंदर के साइड रह गई थी। तो जब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम लोग ROVs और IOVs दोनों डालेंगे तो क्या होगा, लेसी
लेक्टिन से ये बाइंड हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट की चेन, और जो आयोवीज हैं आपकी वो कहाँ निकल जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि इनकी तो जो चेन्स हैं वो कैसी हैं, अंदर की तरफ हैं। तो ऐसे आपकी आयोवीज अलग सेपरेट हो जाएंगी और जितनी भी आपकी आरओवीज हैं वो अंदर ही रह जाएंगी। ठीक है, तो अब करेक्ट ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कीजिए, क्या होगा। पहला है राइट साइड आउट वेसिकल विल बी लाइज्ड बाय लेक्टिन कपल, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि लाइज नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, सिंपली आरओवीज विल सिंपली बाइंड टू द लेक्टिन कपल सेफरोज बी, तो ये आंसर तो ठीक लग रहा कुछ, लेकिन थर्ड देखते हैं क्या है, बाइंड टू द कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू प्रेजेंट ओनली इनसाइड द वेसिकल। नहीं, तो इनसाइड आउट वेसिकल से बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके तो अंदर कार्बोहाइड्रेट चेंज है ना, तो नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। एंड बाइंड, नेक्स्ट क्या है, लेकिन बाइंड ओनली द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट, ये भी आपका आंसर गलत है। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जून 2012 से। Major disadvantage of the liposome as targeted drug delivery vehicle is that first is it get the internalized by the phagocytosis inside the lysosome. Second, it is very unstable and has a low shelf life. Yes, it is also true. Third is it get intercalate in the cell membrane, and fourth is the its drug entrap efficiency is very low. तो ये जो आपके सारे ऑप्शन हैं ये ऑलमोस्ट ठीक ठीक तो हैं, लेकिन इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आपने लाइपोसोम बॉडी में मान लीजिए इंसर्ट किया, ठीक है, पर बॉडी से क्या होगा, बॉडी से सेल्फ की तरह रिकॉग्नाइज तो करेगी नहीं, फॉरेन पार्टिकल की तरह रिकॉग्नाइज करेगी, और जो हम लोग की इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट होके इसका फैगोसाइटोसिस करा देगी। तो माइट पॉसिबल कि ये आपके टारगेटेड ऑर्गेन तक जा ही नहीं पाएगा। अगर टारगेट ऑर्गेन तक जा ही नहीं पाएगा तो ड्रग डिलीवरी के लिए तो सबसे मेजर डिसएडवांटेज आपका सबसे यही हो गया। तो इसलिए जिसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है ये फॉस्फेटिडाइल सेराइन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, इट इज़ लोकेटेड इन। इसका आंसर तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको दिया था। तो इसका आंसर क्या है, पहला है द आउटर लीफलेट बट द फ्लिप फ्लॉप टू इनर। ये तो अपोजिट स्टेटमेंट की बात कर रहा है ना, ये बोल रहा है कि बाहर प्रेजेंट होता है लेकिन फ्लिप फ्लॉप से अंदर आ जाता नहीं। बोथ लीफलेट ऑफ, नो, यहाँ तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है इक्वली अमाउंट में। मिडल ऑफ द बाइलेयर, नहीं ये भी ठीक नहीं है। द इनर लीफलेट बट फ्लिप फ्लॉप टू द आउटर अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4, क्योंकि जैसे सेल का अपॉप्टोसिस होना होता या कोई और रीज़न होता तो इस वजह से क्या होता, जो आपका पीएस होता वो है पूरा अंदर, लेकिन वो क्या होगा बाहर प्रेजेंट होके दिखने लगेगा, जिसकी वजह से सेल का अपॉप्टोसिस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 से, मॉलिक्यूल प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड राफ्ट्स। अब देखिए क्या होता, ये मान लो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है आपकी ये है आउटर लीफलेट और ये है आपकी इनर लीफलेट, ठीक है। अब इस ये यहाँ आपके हैं लिपिड मॉलिक्यूल सारे, और ये है आपका बीच वाला एरिया हाइड्रोफोबिक रीजन, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका ये लिपिड्स के जहाँ हेड प्रेजेंट है वहाँ पे क्या होता,
कि जो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक लिपिड राफ्ट बनाते हैं, जो क्या करते हैं कि सेल में सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम कराते हैं, या मॉलिक्यूल मॉडरेट भी रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहे कि बनता किससे है लिपिड राफ्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, आंसर नंबर 4, स्फिंगोलिपिड एंड द कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि ये पीएस और पीसी ये सब तो आपके लिपिड राफ्ट का फॉर्मेशन नहीं करते, ये आपके लिपिड बाइलर में प्रेजेंट होते हैं। अब अच्छा, ये स्लाइड आपकी पीछे लग गई, ये लिपोसोम के डिसएडवांटेज और भी हैं, तो ये आप पढ़ लेना। तो ये देखो, ये आपका लिपिड राफ्ट, ये ग्रीन वाले जो हैं, ये देखो आउटर, ये हैं आपके फॉस्फोलिपिड। अब ये आउटर लीफलेट है, ये इनर लीफलेट है। हम्म और ये जो आपका एरिया दिख रहा, ये है आपका लिपिड राफ्ट, ये वाला। ठीक है, तो जो इसमें जो रेड मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फिंगोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बीच में येलो येलोइश दिख रहा, ये कोलेस्ट्रॉल है। ये दोनों मिलके आपका लिपिड राफ्ट बना रहा है। लेकिन जब मेमिलियन सेल की बात है तो उसमें क्या होता, कैवोली। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये कैवोली जो प्रोटीन्स होते हैं, ये देखो, ये जो पिंक कलर से डिनोट है, ये आपके कैवोली। तो लिपिड राफ्ट को यहाँ कैवोली भी बोला जाता है, और यहाँ पे ये कैवोलिन प्रोटीन होता, जो कि लिपिड राफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछ लें कभी, तो आपको पता होना चाहिए। फंक्शंस क्या है, एंडोसाइटोसिस भी करता, कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग भी करता, और सिग्नल ट्रांसडक्शन भी करता है। ये इसके मेजर फंक्शन है, बाकी सेल में ये और भी चीज़ों में हेल्प करता। 15th क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल असेंबल स्पॉन्टेनियसली एंड इनटू द बाइलेयर व्हेन प्लेस्ड इन अ वाटर एंड फॉर्म अ क्लोज स्पेरिफिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज। ठीक है, तो ये तो पहले ही बता दिया कि क्या होगा, कि कोई लिपिड मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल हैं, असेंबल थे बाय, अब उन्हें वाटर में रख दिया तो उन्होंने क्लोज स्पेरिफिकल स्ट्रक्चर बनाई, तो क्या बनाएंगे, लाइसोसोम तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, पैरोक्सिसोम भी नहीं, एंडोसोम भी नहीं बनाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, लिपोसोम। सो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। अब ये कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ से छूट गए थे ईयर वाइज, तो ये बाद में स्लाइड्स ऐड कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 16th क्या है, द फ्लूइड मोजेक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, वो किस पे एप्लीकेबल होगा, ओनली द प्लाज्मा प्रोकैरियोटिक, ओनली द यूकैरियोटिक, बोथ, और ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 होगा, क्योंकि लिपिड बाइलेयर तो दोनों ही सेल में पाई जाती है, और उन्होंने दोनों सेल के लिए दिया था। तो करेक्ट आंसर इज 3। ये क्या है क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल अकर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ, कहाँ होगा कोलेस्ट्रॉल, प्रोकैरियोट्स में तो नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है, लेकिन केवल किस में, एनिमल सेल्स में। ठीक है, तो वो भी हायर एनिमल में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 3। और प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होते, प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर 3। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो चैनल है टेलीग्राम पे, उसका लोगो ये है, और ये हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की चैनल की लिंक्स हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी जाएंगी। साथ ही आप इस चैनल से आप जाके सारे अपडेट्स हैं जो भी CSIR से रिगार्डिंग, वो चल सकते हैं। एंड इट इज़ द ओनली चैनल वेयर इज़ नो प्रमोशन एड एंड ऑल, एंड आपको इधर कोई इरिटेशन नहीं होगी, क्योंकि ये चैनल केवल उन लोगों के लिए बना है जो सेल्फ स्टडी पे बिलीव करते हैं, या उन्हें स्टडी से ही मतलब है, फालतू के ऐड और कोचिंग्स और इन सब से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए, आपको ढेर सारी बुक्स हैं, आप फाइल सेक्शन में जाके बुक सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो उसके लिए भी वीडियो पड़ी हुई है, इसी चैनल पे आप जाके वीडियो देख लेना कि कैसे बुक डाउनलोड करनी है। यहाँ पे सारे PYQs हैं आपके, नेट, CSIR, CSIR, DBT और गेट के। ठीक है, तो PYQ मिल जाएंगे, बुक PDFs मिल जाएंगी,
कुछ नोट्स भी हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप एक बार चैनल एक्सप्लोर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। और अगर आपने ये प्रीवियस ईयर की एनिमल फिजियो की वीडियो नहीं देखी तो आप ये भी देख सकते हैं, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। ओके।